हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। जो हमने लास्ट वीडियो में सीबीएसई सैंपल पेपर 2001 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो 7 क्वेश्चन तक किए थे। हम आगे सॉल्व करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना जरा। 8 क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है फाइंड द एरिया बाउंडेड। आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1। इसने चार चीजें दी हुई हैं। इन चारों से जो बाउंडेड आपका एरिया आने वाला है इस कर्व का, वो हमें इंटीग्रेट करके उसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखो क्या बनेगा ये। पहले कर्व बना लेते हैं, पैराबोलिक कर्व है ये। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा x इज इक्वल टू -1, वो यहाँ पर जाएगी लाइन कोई ऐसे, मैं बना देता हूँ उसको। x इज इक्वल टू 1 इधर चली जाएगी, और x एक्सिस। अब चारों जो रीजन, जो चारों आपको दिखाई दे रहे हैं ये इक्वेशन, ये इनसे चारों से बाउंडेड जो एरिया है वो मैं शेड कर रहा हूँ। रीजन है जो शेड कर दिया है मैंने। अब आपका इसका एरिया निकालना है, किससे? इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट जब इसने दिया हुआ है -1 पे, तो -1, 0 एंड दिस वन शुड बी 1, 0। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। एरिया आ जाएगा आपका -1 to 1 एरिया अंडर दिस कर्व। इक्वेशन इस कर्व की है एक्स स्क्वायर dx। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकल जाएगा? इसका इंटीग्रेशन सबको पता है। एक्स स्क्वायर का x³/3 होता है। जो डिवाइड वाला 3 है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 1/3 x³ एंड -1 to 1 अप्लाई कर देते हैं इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट। x की जगह 1 पुट कर देते हैं, माइनस, फिर -1 डाल देते हैं, तो फाइनली आ जाएगा 2/3। स्क्वायर यूनिट लगाना मत भूलना प्लीज। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ से इसका एरिया फाइंड आउट हो गया हमारा इस रीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके दोनों पार्ट बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों ही पार्ट बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन मन करता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए सारे पेपर में, तो 100 में से 100 तो हमारे 1 घंटे में तैयार हो जाए। बट ऐसा नहीं होता। बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि इतना इजी है ये दोनों क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस के थ्रू सीबीएसई ने ये देखना चाहा है कि बच्चे ने एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट कितना डीपली पढ़ा है। देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर देयर इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू माइनस का 4xy² y0 इज इक्वल टू 1। देखो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको दिमाग यूज करना है थोड़ा सा। पेपर और पेन की तो जरूरत ही नहीं है। अगर किसी बच्चे को ये पता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं, तो इसमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको डाइवर्ट, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला जाता है, तो लास्ट में उसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बचता है। तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे? सिंपल सा आंसर है 0। मतलब कि इसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बचेगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। सिंपल वो पूछना चाहता है कि भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। एक भी नहीं होता, आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और वाला पार्ट जो दिया हुआ है इसका, इसने दिया हुआ है कि dy by dx x³ minus y to the power n divided by x² y my plus x into y²। यहां से देखो, जो ये पहली टर्म दिखाई दे रही है आपको x की पावर 3, इसमें y की पावर n दिया हुआ है, और एक टर्म ये है हमारी। अगर मैं इसकी पावर को ऐड कर दूं, x की पावर को और y की पावर को, तो दोनों का एडिशन 3 बनता है। इसमें 1 है और 2, इनका भी, इनकी जो पावर है उनका एडिशन 3 बनता है। अब ये बात देखो, किसी भी इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन होने के लिए कि वो होमोजेनियस है या नहीं है, आपको एक चीज याद होनी चाहिए। क्या? जो इनकी पावर होती है हर एक टर्म की, वो सेम होती है, मतलब इक्वल होती है। यहाँ अगर 3 का सम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आप
इस कॉन्सेप्ट को समझ के जो मैंने बताया इसका आंसर खुद भी कर सकते हो। आंसर शायद आपने निकाल भी लिया होगा मेरे से पहले। n इज इक्वल्स टू 3, 1 मार्क आपका जो है ऐड हो गया आपके 100 मार्क्स की तरफ बढ़ने के लिए, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये तरीका एक और भी होता है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने का, लेकिन जब हमें शॉर्टकट तरीका पता है तो हमने वही यूज करके इसका आंसर निकाल दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू -3/4 j। एक वेक्टर दिया हुआ है -3/4 j कैप। अब इसने पूछा है कि इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, सॉरी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। पहले हम प्रॉपर चैनल यानी कि प्रॉपर रूट के थ्रू जाते हैं फॉर्मूला यूज करके। अगर आपको कोई भी वेक्टर दिया होगा और उसका यूनिट वेक्टर बनाना है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए फॉर्मूला सबको पता है कि लाइक अगर ए वेक्टर हमने लेट कर लिया इसको, तो ए कैप शुड बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ए कैप, ए वेक्टर हमें पता है -3/4 j कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, वो 3/4 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख दिया मैंने, वैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9/16 होगा, मैंने उसका आंसर कैलकुलेट करके 3/4 लिख दिया। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, आंसर बचा माइनस का j, वेक्टर आ गया आपका -j। तो अब इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है। ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई भी अगर वेक्टर आपको दिया हुआ है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन निकालना तो बहुत आसान है। कैसे? उसके सारे जो साइंस होते हैं i j k वाले कोफिशिएंट्स के, उनके सारे साइन को आप ऑपोजिट कर दो उसके। यहां पर तो सिर्फ एक ही है, ऑपोजिट यूनिट वेक्टर, दैट विल बी सिंपल साइन चेंज कर दो उसका, माइनस का प्लस हो जाए। ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं सॉल्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 12, सॉरी 11th क्वेश्चन भी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। अगर किसी को फॉर्मूला पता है ना तो ये इसमें कुछ भी नहीं है। क्या? अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दो साइड्स दी हुई है वेक्टर ट्रायंगल की, दो साइड्स को वेक्टर से रिप्रेजेंट करा हुआ है। फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपको ट्रायंगल की दो साइड वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दी जाए, लाइक ए वेक्टर और दिस वन शुड बी बी वेक्टर। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो इसका एरिया होता है दैट हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उनका मैग्नीट्यूड निकाल दो, वो एरिया आ जाएगा। अब देखो कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। मैं मान लेता हूं कि ए वेक्टर इसने दिया हुआ है 2i ले लेते हैं यहां पे, और बी वेक्टर को लेट कर लेते हैं कि वो -3j है। अब इसका एरिया निकाल दो, हाफ ऑफ 2i क्रॉस माइनस का 3j, 2 3 6 माइनस का i क्रॉस j। बस ये आपको ध्यान होना चाहिए कि i क्रॉस j की वैल्यू क्या होती थी। अगर आपको ये साइकिल नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूं। अगर ये i है, यहाँ j है और k है, आपको अगर i क्रॉस j निकालना है तो देन यू विल गेट द आंसर k। और इस केस में i क्रॉस j निकालना है हमें, i क्रॉस j इज इक्वल टू k। और इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट ऑफ 36 स्क्वायर, एक स्टेप स्किप कर दे रहा हूं, दैट विल बी 6। आंसर आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। बहुत आसान लग रहा होगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, मैं ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली 12th वाले को ज्यादा बोल रहा था। 12th क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है दो यूनिट वेक्टर्स हैं ए और बी। क्वेश्चन नंबर 12, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी। यूनिट वेक्टर्स का नाम लेते ही तुम्हें दिमाग में याद जाना चाहिए कि ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आल्सो 1 एंड बी इज आल्सो 1, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं। एक कंडीशन दी हुई है इसमें, मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 1।
अब आपको ये बताना है कि ए और बी के बीच में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना वो बड़े क्वेश्चंस में भी कई जगह यूज होता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको ये दिया हुआ है, एक वेक्टर ले लिया मैंने, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की टर्म्स में देखूं तो दैट विल बी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है। कैसे? इसको पूरे को मैंने एक ए वेक्टर ले लिया, ठीक, पहले मैं इसका स्क्वायर कर दे रहा हूं दोनों साइड से। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं इसको इस वाली आइडेंटिटी के हिसाब से खोल देता हूं। ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए। सिमिलरली दिस विल बी ए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ए डॉट ए, अब ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी लिख लेते हैं इसको, प्लस अब इसकी बारी आई बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी का स्क्वायर, दैट मीन्स के बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। सेकेंड, अब आपको पता है कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, ए डॉट बी और ए बी डॉट ए हमें पता है कि बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम होते हैं, तो इसमें इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। बहुत आसान, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल कर दिया मैंने। अब इस स्टेप में मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ए डॉट बी की डेफिनेशन, दैट मीन्स ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और ये जो 1 था मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है -1, और ये वाला 2 नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ से a का मैग्नीट्यूड हमें पता है 1 है, b का 1 है, तो सिंपल cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू हो गई यहाँ से -1/2, और थीटा जो है यहाँ पर कितना निकल जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं ये लिखूं माइनस का cos, ये होता है π/6, यानी कि ये π/3, सॉरी 60 डिग्री पे होता है, तो थीटा विल बी 2π/3 इन दिस केस। थीटा फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, राइट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन इसमें ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है, ये वाला ये बहुत जगह यूज होता है। थर्टीन क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसने बताया हुआ है कि फाइंड द डीसी ऑफ द नॉर्मल टू वाई जेड प्लेन। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। वाई जेड प्लेन में अगर इसको यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे, ये वाई जेड प्लेन से दिखा रहा हूँ, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर या नॉर्मल अगर कोई भी लाइन आएगी तो ये जस्ट इमेजिन ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर वाई जेड प्लेन दिया हुआ है तो वो लाइन, अगर उस लाइन वाई जेड प्लेन के ऊपर आपको कोई भी नॉर्मल या कोई भी परपेंडिकुलर डालना है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। और एक्स एक्सिस के डीसी वेल नोन 100, और उस लाइन के जितने एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइंस जाएंगी उन सब के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे 100। तो ओरली आंसर हो गया, इसमें कोई पेपर और पेन की तो कोई जरूरत ही नहीं, 100। नेक्स्ट come to question number 14 क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो ये 2 मार्कर होना चाहिए, लेकिन सैंपल पेपर में इन्होंने 1 मार्कर दिया हुआ है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है x + 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y - 1 डिवाइडेड बाय -1 z - 5 डिवाइडेड बाय -5। ये कहते हैं कि ये लाइन एक्स वाई प्लेन को कट करती हुई जाती है। एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, जैसे कि मैं एक पिक्चर से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये एक्स वाई प्लेन में मान लेता हूँ तो ये लाइन इसको ऐसे कट करती हुई जा रही है। अब आपको वो कोऑर्डिनेट बताने जहां से ये इसको पास करती है, एक्स वाई प्लेन को पास करती जाती है लाइन। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से फॉर्मेट में दे सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन, उसका कांसेप्ट है। अब देखो फाइंड आउट करने के लिए क्रॉसिंग पॉइंट
हम लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल पुट कर लेते हैं और यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। इसको इसके इक्वल रखते हैं, कितना आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा से मल्टीप्लाई 3 लैम्डा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 3। अब मैं y को कंसीडर कर लेता हूँ, y माइनस 1 इज इक्वल टू इधर जाके माइनस लैम्डा, y इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 1, z minus 5 is equals to minus 5 lambda implies that z is equals to minus 5 lambda plus 5। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ये xy प्लेन है। अब xy प्लेन है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें z कोऑर्डिनेट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, z कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। z कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमारा है माइनस 5 लैम्डा प्लस 5। अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ तो इससे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। minus 5 lambda is equals to minus 5 and implies that lambda is equals to 1। अब हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लैम्डा की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ, और ये तो ऑलरेडी 0 है ही। तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं x वाले में पुट कर देता हूँ 3 into 1 minus 3 0, y वाले में पुट करते हैं minus 1 plus 1 आंसर 0, और z तो हमें पता ही है xy प्लेन का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका मतलब आंसर 0 0 0 आ गया। ये तो एक प्रॉपर रूट था, प्रॉपर चैनल था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपने डीपली ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आपको इस क्वेश्चन में देखते ही बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे? देखो ये जो पॉइंट है इसका जिससे ये लाइन पास हो रही है वो 3 है, प्लस 3 1 माइनस 1 सॉरी और माइनस 5। ये लाइन 3 माइनस 1 और माइनस 5 से पास हो रही है, ठीक है। और जो इसके डायरेक्शन रेशियो है वो भी 3 माइनस 1 और माइनस 5 है। और ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो लाइन एक्स वाई प्लेन को ओरिजिन से पास करे। दैट मीन्स कि आंसर डायरेक्टली यू कैन राइट 0 0 0। अगर आपको इस क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसका आंसर सिर्फ इस वाले फॉर्मेट में भी दे सकते हो। आंसर इज 0 0 0, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो तो आप अच्छे से पढ़ ही लेना। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं हम। दिया हुआ है कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है 15। बंदा ए है जिसकी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/3। दूसरा बंदा है बी जिसकी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की है क्वेश्चन को 1/4। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आ चुका है पहले, आई थिंक सो 2014 में आया होगा, ये 14 या 15 में। और आगे इसने पूछा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। भाई ये कहता है कि समस्या का हल होना चाहिए, चाहे तो वो ए करे या बी करे। अब होना चाहिए क्या मतलब है? प्रॉब्लम सॉल्व का क्या मतलब होगा? भाई या तो ए सॉल्व कर ले इस प्रॉब्लम को, या बी सॉल्व कर ले इस प्रॉब्लम को, या फिर दोनों कर ले, बस प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। दैट मीन्स यूनियन। यूनियन क्या कहता है? वो सब आ जाते हैं यूनियन में, ए करे बी करे या दोनों करे। पी ए यूनियन बी। फॉर्मूला सबको पता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी। पी ए कितना है 1/3, पी बी कितना है 1/4। अब देखो यहां पर पी ए इंटरसेक्शन भी क्वेश्चन में गिवन तो है नहीं, क्या करें, स्ट्रक हो गया दिमाग। लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपने ध्यान से पढ़ी होगी तो इसका आंसर एक सेकंड में आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया हुआ है, कौन सा? कि वो दोनों ए और बी जो बंदे हैं दोनों वो प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं। और आपने ये पढ़ा भी होगा कि जब दो प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली या ए और बी जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए इंटू पी बी के इक्वल होती है। आ गया आंसर? बस कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ लेना, माइनस पी ए इंटू पी बी
1/3 प्लस 1/4, अब तो कुछ बचा ही नहीं, 1/3 इंटू 1/4 1/12। सॉल्व कर लेते हैं इसको क्विकली। 4 3 4 4 3 माइनस 1, 4 3 7 में से गया 6, 6/12, आंसर आ गया 1/2। दैट मीन्स के प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, चाहे वो ए सॉल्व करे या बी सॉल्व करे या फिर दोनों सॉल्व कर ले, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। 1/2 आ गई क्वेश्चन नंबर 16। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया सेक्शन 1 का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट द इट विल रेन ऑन एनी पर्टिकुलर डे इज 50%। बारिश होने की किसी भी दिन के चांस 50% है, यानी कि रेन होने के चांस कितने हैं, 50%। लिख दूं 1/2 50/100। और नहीं होने के, बारिश नहीं हो रही है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 माइनस 1/2, दैट इज आल्सो 1/2। आगे का क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ओनली ऑन फर्स्ट 4 डेज ऑफ द वीक। भाई लिख लेते हैं पहले, क्या, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। पहले 4 दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी मतलब होनी चाहिए फर्स्ट 4 डेज में, इस बात की प्रोबेबिलिटी उसने पूछी हुई है। अब मैं मंडे की बात करता हूं, मंडे को बारिश होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2। ट्यूसडे को बारिश होगी 1/2, वेडनेसडे को भी बारिश होगी 1/2, थर्सडे को भी बारिश होगी 1/2। ये 4 दिन वो हैं जहां पर बारिश होती है, जिन दिनों में होनी है। बाकी के 3 दिन में बारिश नहीं होनी है। फ्राइडे को 1/2, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक सिमिलरिटी क्या है, बारिश होने के भी चांस 1/2 है और नहीं होने के भी 1/2 है। तो फ्राइडे को बारिश नहीं होगी तब भी 1/2, सैटरडे 1/2, संडे ऑल्सो 1/2। आंसर आ गया आपका 1/2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर 3। फाइनल आंसर इज 1/2 की पावर 7। प्रॉब्लम कहाँ होती क्वेश्चन में, या कुछ डिफरेंस कैसे आता, मान लेते हैं कि जो रेन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसने 1/3 या 1/4 दे देते हैं, तो ये दोनों चीजें डिफरेंट आती है, क्योंकि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी अलग हो जाती है और ना होने की अलग हो जाती है। सेक्शन 1 कंप्लीट। अगर आपने कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के ध्यान से पढ़े हुए तो मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट हार्डली आपको सेक्शन 1 सॉल्व करने में लगेगी। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसने पूछ लिए हैं, इट इज अ गुड साइन कि आपको रिवीजन भी हो गई है इनके कुछ ही कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में आप एक बार मुझे जरूर पूछ लेना, जिससे कि मैं आपके क्वेश्चंस को या डाउट्स को दूर कर सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तब तक आप जो है ये क्वेश्चंस रिवाइज कर लेना, राइट। ओके, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।